हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। लास्ट टाइम में अपने को क्या पढ़ के जाना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। सेक्शन वन में अगर 50 प्लस स्कोर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो संभल जाओ, क्योंकि आगे कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, जैसे कि आगे खुलेगी आपकी। अगर सेक्शन टू के अंदर आप देखो, आपका जो भी है, आप जीडी से हो या आंतरिक से हो, 30 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें आप 28 तक ले आ रहे हो, ठीक है। और सेक्शन वन में आपके 50 तक नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर भी गाइज मैं ये कहूँगा ना कि थोड़ा सा लोचा है आपके साथ, ठीक है। वैसे सेक्शन टू 50 मार्क्स का होता है, मैंने 30 मार्क्स बोल दिया। फिर भी आप 28 मार्क्स ला रहे हो, 30 मार्क्स ला रहे हो, और सेक्शन वन के अंदर आपके 50 या 50 प्लस नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा लोचा चल रहा है। क्योंकि मॉक में और रियल एग्जाम में फर्क होता है। अगर आप, फर्क ये है ना कि आप सेक्शन टू में यहाँ पे बहुत दबा के प्रिपरेशन कर रहे हो ना आप, तो आराम से मेरे हिसाब से जो एनडीए वाले होंगे जिसने सीरियसली एकदम प्रिपरेशन करा होगा, 50 में से सेक्शन टू में जीडी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वो नहीं भी तो 30 प्लस स्कोर कर रहे होंगे, लेकिन सेक्शन वन के अंदर वो अच्छा स्कोर कर नहीं रहे होंगे। और लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट बनता है ना, तो प्रायोरिटी होती है कुछ चीज़ें। मान लो दो बच्चे के सेम स्कोर हो रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या किए जाए, तो सेक्शन वन का स्कोर देखा जाता है। जिसका सेक्शन वन में ज़्यादा स्कोर होगा उसको सिलेक्शन दिया जाता है। लास्ट प्रायोरिटी वो देखी जाती है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ अभी, ठीक है। लेकिन वो कब आता है, कब, जब बच्चे वैसे भी यहाँ पे जीडी में, यांत्रिक में कमी सीट रहता है, तो जब बहुत सारे बच्चों के टाइम मार्क्स होते हैं ना उस सिचुएशन में, तो इसीलिए मैं कहता हूँ सेक्शन वन में भर भर के स्कोर करो। उस सिचुएशन में भी जब आपके मान लो कि दो तीन बच्चों के साथ मार्क्स मैच कर जा रहा है आपके, तो उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपका सेक्शन वन का मार्क्स भी मेन क्राइटेरिया रखा जाता है। मैं ये चीज़ें को प्रूव करूंगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कहूंगा कि सेक्शन वन को तो करना ही है, और कुछ टॉपिक्स में बताऊंगा किन किन टॉपिक से मैथ में, रीजनिंग में। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, सेक्शन वन के अंदर मैथ और रीजनिंग में ना छोड़ने का ही नहीं है। 30 मार्क्स का होता है ना, 60 में से 30 नंबर तो मैथ रीजनिंग होते हैं। इसमें से नॉट अ सिंगल क्वेश्चन छूटना चाहिए आपसे। मैथ रीजनिंग खराब है तो फिर सेक्शन टू आपका खराब होगा, जम से हो, ठीक है। क्योंकि सेक्शन वन के मैथ, अगर सेक्शन टू का मैथ आप पढ़ के आए हो ना, तो सेक्शन वन की मैथों को आप इजीली सीख जाओगे। और सेक्शन वन का जो मैथ होता है उसके कुछ क्वेश्चन सेक्शन टू के अंदर भी आते हैं। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप जाओ वेबसाइट पे देख लो उसके, ठीक है। और अगर आप यांत्रिक से हो ना गाइज, तो फिर आपको सेक्शन वन में भर भर के स्कोर करना चाहिए। बिकॉज आप, हो सकता है कि आपने डिप्लोमा को सीरियसली ना लिया हो, तो अपने सेक्शन थ्री फोर फाइव में उतने अच्छे से स्कोर ना कर पाओ, तो सेक्शन वन में मैक्सिमम स्कोर कर लो। और बहुत सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा यहाँ पे, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैं तो स्टार्टिंग में बस बता रहा हूँ। बट उससे पहले देखो, हमने इससे पहले भी रिजल्ट दिए हैं बहुत सारे बच्चों का, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊंगा, सेक्शन वन का मार्क क्यों प्रायोरिटी रखता है। देखो एक बच्चे का मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ, इनके ना ये हैं अपने ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं। इनका सेक्शन वन में मार्क्स क्या था भाई, इनके सेक्शन वन और सेक्शन टू मिला के देखो। सेक्शन वन में 48.91 था, सेक्शन टू के अंदर इनके 31.9 स्कोर थे। ओवरऑल स्कोर इनका देख रहे हो आप 80.84 है। देख लो पिछले बार के जीडी का मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट 02/2024 बैच, आपके जस्ट पिछले वाले बैच जो हुआ, मयंक बाघेल का रिजल्ट है ये, ठीक है। आप देख रहे हो, आप सोच रहे हो क्या महाराज आप बोल रहे हो 50 प्लस कहाँ से पॉसिबल है। देख लो बच्चे के 48 आए हैं यहाँ पे, 48 क्या 49 ही मानो इसके, 48.9 है तो 49 ही मान लो इसको। सेक्शन टू में भी कम स्कोर नहीं है, 31.9 है, अराउंड 32 है ये। और टोटल मिला के 80 मार्क्स है, और आप तो 72-73 पे उछलते हो ना, ये 80.8 ऑलमोस्ट 81 के करीब है। इनका शॉर्टलिस्टेड तो किया क्या है, बट इनको फाइनल सिलेक्शन नहीं कराया गया। पता है क्यों? देखो ये सेक्शन स्टेज टू में गया ना, तो असेसमेंट टेस्ट जो होता है, जो सेक्शन वन का पेपर होता है उसी से रिलेटेड असेसमेंट टेस्ट होता है, वो पास कर गई है, फिजिकल पास कर गई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर, मेडिकल में फिट थे, ओवरऑल पास थे स्टेज टू। अब जब स्टेज थ्री की रिजल्ट आती है, मेरिट आती है ना, उसमें क्या देखा गया, इनके स्कोर कितने थे भाई, 80.84, लेकिन फाइनल कट ऑफ क्या बना है ना इनका, 81.2326, ठीक है, ये स्कोर बना है। अगर मान लो इतना स्कोर होता है इनका, वैसे तो बहुत ज्यादा कम नहीं था, वैसे भी दिख रहा आपको, ऑलमोस्ट ये काफी करीबी थे, बस थोड़े से मार्क्स के लिए, 0.34 यूं ही मार्क्स के लिए, मतलब आधे नंबर से भी कम मार्क्स के लिए इनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया, ठीक है। इनको ये कहा गया, मान लो अगर 81.23 होता भी ना, और बच्चों के साथ मार्क्स इनका टाई अप हो रहा होता, तो कोस्ट गार्ड क्या रहा ना कि अगर उस सिचुएशन में ना हम ये देखते ना कि आपके सेक्शन वन में मार्क्स 55 है कि नहीं है, भाई खतरनाक लेवल पे जा रहा है ये चीज। सेक्शन वन में 55 मार्क्स देख रहे हो आप, अगर बच्चों के मार्क्स टाई अप कर रहे हैं ना, तो वो सेक्शन वन में देख रहे होते हैं, बिकॉज सेक्शन वन के अंदर बच्चे ऐसा स्कोर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे 55 56 स्कोर कर रहे हैं, तभी ऐसा होता है। अगर बच्चों के मार्क्स सेक्शन वन में इतना नहीं रहेगा ना, तो ये प्रायोरिटी बनेगा ही नहीं कि 55 हम देखेंगे।
ये तब देखा जाता है ना कि जब बच्चे भर भर के स्कोर कर रहे होंगे, तो कर रहे हैं ना भाई सेक्शन 1 के अंदर, और हमारे बच्चे तो ऑलरेडी करते हैं जो ए टू जेड स्टडी से पढ़ के जाते हैं। खैर अभी तो टाइम नहीं है आपके पास इस बैच में कि हमारे बैचेस को ज्वाइन करो पढ़ो, लेकिन लास्ट टाइम में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं मेरिट लिस्ट के लिए। बट मैं बोलूंगा अगर आपके स्कोर देखो गाइस, जनरल कैटेगरी से हो 84, ओबीसी से हो 84, ईडब्ल्यूएस से हो 80 प्लस नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो आप कोशिश करो बनाओ, चाहे आप यांत्रिक में हो या आप जीडी से हो, बनाओ एटलीस्ट इतना बनाओ अगर आपको फाइनल ज्वाइनिंग तक पहुंचना है तो। अदरवाइज आपको बीच प्रोसेस का मजा लेके घर पे बैठना है ना, तो आपको जो करना है करो। अगर आप एससी एसटी से भी हो ना, तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हम 78 से 80 तक स्कोर करें, इससे कम हम सोचे ही ना, ठीक है भाई, इससे कम का हम सोचे ही नहीं, और सेक्शन 1 में दबा के स्कोर करो। तो जो चीज है, मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, मैं आपको देखो रियलिटी से दिखा रहा हूं। मैं ये रिजल्ट मैंने नहीं बनाया, ये पोस्ट कार्ड का बनाया हुआ है, मैं बिल्कुल भी डरा नहीं रहा हूं ना, तो किसी को डिमोटिवेट कर रहा हूं। अगर कोई इंसान आपको आईना दिखाए ना जो सच्चाई के साथ, तो उसको ये मत कहना कि इंसान डरा रहा है। मैं आपको एग्जाम से रूबरू करा रहा हूँ कि एग्जाम क्या मांग रहा है आपसे, ठीक है, सिलेक्शन के लिए यूनिफॉर्म आपको क्या मांग रहा है, बदले में कोस्ट गार्ड वाले क्या कह रहे हैं, हम आपको यूनिफॉर्म तभी देंगे जब आप ये सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होगे, ठीक है। तो इसको डराना डिमोटिवेट नहीं करना कहते हैं, इसको स्ट्रेटजी बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि चीजों को किस तरीके से लेके जाना है। और लास्ट टाइम में देखो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे पीडीएफ्स को पढ़ के जाओ। एयरफोर्स में देखो गाइस, एयरफोर्स का आप जाके रिव्यू देखो, मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम पे सर्च करना @A2Z स्टडी, ठीक है। मैं रिव्यू नहीं करा रहा हूँ एग्जाम का, टाइम मेरे पास थोड़ी सी कम थी। हमारे पीडीएफ से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, हमारे बैचेस से भर भर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। हम आपको स्क्रीनशॉट देंगे। हमारे जो पेड बैचेस के बच्चे यार एग्जाम दे गए रहे, सर मजा आ गया, ठीक है, बस यही बोल रहे हैं मजा आ गया। और वो बच्चे थोड़े से निराश भी हैं जो हमारी बैचेस में हैं और वो लास्ट टाइम में पढ़ नहीं पाए, कह रहे सर काश हम आपसे पहले पढ़े होते। आप हमारी सेक्शन 1 की हमारे पास पीडीएफ है, सेक्शन 2 की नहीं है, पेड है पीडीएफ, इनको एग्जाम से पहले 2 से 3 बार पढ़ के जाओ। हमारे इंग्लिश ग्रामर की जो पीडीएफ है एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी तीनों के अंदर काम आएगी, हमने ऐसा बना रखा है इसको। हमारी वोकैब की जो पीडीएफ है वो भी तीनों एग्जाम में काम आएगी, जिसकी प्राइस 60 रुपीज है। वहीं पे सेक्शन 1 का जो मैथ है ना, हमने देखो पूरे 19 चैप्टर दे रखे हैं अरिथमेटिक और एडवांस पर मिला के। अब पूरे मैथ का तुम सॉल्व करके जाओ और एग्जाम के बाद आगे कहना कि सर 20 में से 19-18 क्वेश्चन आपकी पीडीएफ से देखने के लिए मिले हैं सेम कॉन्सेप्ट पे एकदम, ठीक है। हम एक आध छोड़ देते हैं, मान लेते हैं, लेकिन फिर भी 20 में 19 तक पहुंचा देना। मैं तो वैसे मैक्सिमम शिफ्ट में 20 में 20 कह रहा हूं, लेकिन रेयर कंडीशन में मैं बोल देता हूं कि चलो एक आध क्वेश्चन इधर उधर से हो जाए, लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में 20 में 20 क्वेश्चन हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट से होंगे, ठीक है। साइंस भी मैक्सिमम आपको 10 में 7-8 देखने के लिए हर बार मिल जाते हैं, और इस बार भी शायद दिख जाए आपको। मैं 100% सीओटी का एयरफोर्स का भी नहीं बोल रहा था, लेकिन एयरफोर्स में आ रहा है, ठीक है। मैं पहले से ना लात जूता खाने वाला काम नहीं करता हूँ, मैं आपको आसमानी कहते हैं ना ख्वाब, मतलब क्या कहते हैं उसको, ख्वाबी पुलाव नहीं पकवा देता हूँ। बट हमारे जो है ना रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं बच्चों को। वहीं पे हमारी जो पीडीएफ रीजनिंग की आप 100% लिख लो, हमारे 100% सवाल जो होगा ना हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट से आने वाले हैं। आप एटलीस्ट वर्बल पढ़ लेना, पूरा 13 चैप्टर खत्म कर लो, और नॉन वर्बल भी जितना हो सके कर लो। नॉन वर्बल का सीरीज चैप्टर कर लेना, इसके बाद आप क्लासिफिकेशन कर लेना, मेरा रिवाइज कर लेना, एटलीस्ट इतना करके जाना ही जाना। और सारे करंट अफेयर और जीके की पीडीएफ है, सारे पीडीएफ की प्राइस आपको लिखी गई है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैथ की पीडीएफ का सॉल्यूशन का हमने वीडियो का लिंक बना के पीडीएफ में डाल दिया, बाकी सारे पीडीएफ में ना, मैथ को छोड़ के सारे पीडीएफ के सॉल्यूशन पीडीएफ में है, लेकिन मैथ में हमने वीडियो सॉल्यूशन का लिंक डाला ताकि जहां भी मैथ आपको समझ में ना वीडियो देख लो। तो आप व्हाट्सअप करके सारे पीडीएफ को खरीदोगे लास्ट टाइम में। और हम आ जाते हैं, अब थोड़े से हिंट देते हैं आपको प्रिपरेशन को लेके। आप आपके टाइम पे मॉक टेस्ट रेगुलर लगाओ, जीडी की हो यांत्रिक की हो। वैसे जीडी की फुल मॉक टेस्ट A2Z स्टडी आप पे मिल जाएगी, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा बाद में। लेकिन आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि सेक्शन 1 का मैथ, सेक्शन 1 का रीजनिंग ना आपको 30 नंबर का होता है ना पेपर, इसमें मिनिमम 28 नंबर लें, इससे कम का हम सोचे ही नहीं। 28 से कम सोचे नहीं, 28 से 30 में 30 के बीच का टारगेट हो। साइंस का टारगेट हो हमारे 7 से 8 बन रहे हो, मैं लेके चलता हूँ कि 7 क्वेश्चन भी हम बना रहे होंगे, मिनिमम वैल्यू। हम मैथ रीजनिंग मिला के ना 28 नंबर लेके चल रहे हैं। हम इंग्लिश 15 आते हैं ना, उसमें 14 तक 13 तक अटेम्प्ट करना बहुत आसान है मेरे हिसाब से, अगर जो बच्चा पढ़ा होगा, ठीक है भाई। और हमारे पास यहाँ पे जीके रह गया, जीके भी 3 सवाल कर लेना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जीके इसका एवरेज आता है।
आप जोड़ लो, 17 3 कितना, 13 कितना हो गया, 20, 20 और 28 जोड़ लो 48, इसमें 3 जोड़ लो, आपका 51 स्कोर तो आपके मिनिमम वैल्यू के साथ आ रहा है। और बच्चे एग्जाम में 55 तक स्कोर कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कौन बच्चे स्कोर कर रहे हैं? जो मैथ रीजनिंग छोड़ ही नहीं रहे, वो 30 में 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो 2 नंबर भाई यहां से बढ़ रहा है उसका। वो इंग्लिश में भी मैक्सिमम बच्चे देख रहे हो आजकल के हो गए 14-15 तक स्कोर कर रहे हैं, मान लो 1 नंबर भी इंग्लिश में बढ़ा लो। वो साइंस भी 8-9 तक स्कोर कर ले, एक आध नंबर इधर भी बढ़ा लो, तो भाई 15 नंबर 14-15 या क्या कहते हैं उसको, 3-4 नंबर तो यही बढ़ गए। तो आपके 54 से 55 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जा रहे हैं ना सेक्शन 1 के अंदर। तो सेक्शन 1 के बच्चे जो है ना, जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं हमारी चीजों को, हमारी बातों को, हमारे बैचेस को, हमारे नोट्स को, हमारे मॉक को, जो शुरू से डिपेंडेंट रहते हैं वो स्कोर कर लेते हैं। जो बीच में एंट्री मारते वो नहीं कर पाते। रीजन, आप बीच में आए हो एग्जाम के 10 दिन पहले हमारी पीडीएफ पढ़ के, नहीं, जिसके प्रति समर्पण दो आप कंप्लीट दो, ठीक है, जहां भी समर्पण दो आप कंप्लीट दो, आर या पार का खेल हो जाएगा। अगर फेल हो रहे हो तो कंप्लीट फेल हो जाओगे, पास हो रहे हो तो कंप्लीट पास हो जाओगे। वैसे मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन से, एक देखो जो भी आपका मैथ का सिलेबस है मैं बताता हूँ जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ आते हैं। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन से कभी कभार क्वेश्चन देते हैं, कभी कभार नहीं भी देते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से आपको ना, देखो अगर आप जीडी की दे रहे हो तो 2 सवाल आएंगे, अगर यांत्रिक की दे रहे हो तो 1 आएंगे। रेशियो प्रोपोर्शन से 1 सवाल सेक्शन 2 के अंदर भी आता है। बोलोगे हैं सेक्शन 2 के अंदर तो फिजिक्स मैथ आता है, भाई उसके मैथ के सिलेबस में भी देखो जाके रेशियो प्रोपोर्शन दे रखा गया है। तो 2 सवाल मान के चलोगे आप, यहां से आपको मिलेंगे। अलजेब्रिकल देखो अलजेब्रिकल आइडेंटिटी से आपको मिनिमम 1 सवाल, लीनियर इक्वेशन से 1 सवाल, पोलिनोमियल से 1 सवाल, ठीक है। बेसिक ट्राइगोनोमेट्री से भी आप मिनिमम 1 सवाल लेके चल सकते हो। सिंपल मेंसुरेशन से आप 2 से 3 सवाल, ज्योमेट्री से 2 सवाल, सेंट्रल टेंडेंसी से 1 सवाल, ठीक है। प्रॉफिट लॉस जो है ना इससे 2 सवाल, परसेंटेज से 1 सवाल, वर्क टाइम स्पीड से जो है ना अब 2 सवाल, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 सवाल कर लो, देख लो कितने हो गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन भी ले ले तो 19। और इसी में एक क्वेश्चन इधर उधर किसी में बढ़ा घटा के पूछ लिया जाता है। तो वेजेड जो रहता है क्वेश्चन का किससे कितना आता है मैंने आपको यहाँ पे खुल के दिखा दिया। समटाइम्स देखो मेंसुरेशन से बढ़ा भी देते हैं, कम भी कर लेते हैं। ज्योमेट्री से कभी 2 की जगह 3 भी पूछ लेंगे, 4 भी पूछ लेंगे, कभी 2 भी पूछ लेंगे, वो शिफ्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें वो एज इट इज रहेंगी, एक 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 एक। तो जहां भी बढ़ेगा घटेगा मेनली आपको मेंसुरेशन से, ज्योमेट्री से, टाइम वर्क एंड स्पीड डिस्टेंस से, ये जो 4 सवाल मैंने दिए ये यहां से, एंड आपको ट्राइगोनोमेट्री मेरे को नहीं दिखा इसके अंदर, हाँ ये रहा ट्राइगोनोमेट्री से कभी कभार 1 या कभी कभार 2 देते हैं, ठीक है, 1 या 2 देते हैं। तो मैथ का ये चीज है। अब किस पे कितना टाइम देना है, कौन कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हर इंसान का अलग अलग चीज होगा ना, किसी का ये चैप्टर खराब होगा, किसी का वो चैप्टर खराब होगा। तो मैंने वेजेट बता दिया आपको, अब आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना है कि किससे कितना सवाल आ रहा है, उस पर कितना टाइम देना है, वो अपने अकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। अब आपको रीजनिंग में तो सारी चीजों को पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। साइंस में देखो, अगर साइंस के बारे में कह रहे होंगे तो साइंस का कोई फिक्स नहीं है कि किससे कितना देगा। और सिलेबस में देखो आपको कहीं भी बायो का कोई भी चैप्टर नहीं दे रखा गया है, बट बायो से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आप कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट भी देखोगे तो बायोलॉजी से उसके मॉक टेस्ट पे 1 सवाल दिया रहता है। तो यहाँ पे बायो का सवाल नहीं है, बट मैं लास्ट टाइम में आप बोलो किस टॉपिक से किस चीज की चाहिए आपको जरूरत है, मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो की क्लासेस करा दूंगा, कमेंट करके जरूर बताना आप, ठीक है। अब आपको देखो इंग्लिश में मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो हर बार पैसेज नहीं आता है, कभी पैसेज देते हैं 4 सवाल, कभी पैसेज नहीं देते हैं 4 सवाल, ठीक है। तो मान लेते हैं पैसेज के 4 सवाल आ गए, तो भाई इधर आपको नरेशन के 1 सवाल काट देंगे या फिर वॉइस के 1 सवाल काट देंगे। वॉइस या नरेशन में से कभी कभार नहीं देखने के लिए मिलता है, और पैसेज दे देते हैं तो, और पैसेज नहीं देते हैं तो वॉइस नरेशन से देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए आप ये मत सोचना कि पिछली बार वॉइस नरेशन नहीं आया था तो इस बार भी नहीं आएगा, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है पैसेज के ऊपर। देखो अगर पैसेज नहीं पूछेंगे तो किसी शिफ्ट में नहीं पूछेंगे, पैसेज पूछेंगे तो सारे शिफ्ट में पढ़ेंगे पूछेंगे। इसलिए जो भी चीजें सिलेबस में हर चीज को करके जाना है, ये सोच के नहीं जाना है कि इस इंसान ने मेरे को यूट्यूब पे बता दिया था कि पिछली बार पैसेज नहीं आया था, वो आपका खा जाएगा करियर, ठीक है। क्योंकि वो पिछले 1 साल को ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, मैं आप पिछले 2018 से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को कंप्लीट पता है। मैं कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट को कई बार क्रैक कर चुका हूँ, तो मेरे से बेटर कोई नहीं बता पाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आपको प्रीपोजिशन से देखो किसी भी कीमत पे 2 सवाल मिनिमम देखने के लिए मिल जाएंगे।
ठीक है। वॉइस नरेशन आपको एक एक सवाल टारगेट करके चलो कि पूछेंगे ही पूछेंगे, अगर पैसेज नहीं दिए तब, और पैसेज दे दिए तो नहीं भी पूछेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, वॉइस नरेशन पढ़ के ही जाना है। ठीक है भाई। और प्रीपोजिशन से देखो, पैसेज से वैसे तो 4 सवाल पूछते हैं, प्रीपोजिशन से 2, और कॉमन ईडर के 1 या 2 सवाल पूछते हैं, एक्टिव पैसिव के 1 सवाल रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 1 सवाल रहते हैं, वर्ब टेंस फाइनाइट पंक्चुएशन को मिला के 2 सवाल देखने के लिए मिलेंगे आपको। ठीक है। और इधर देखो, सिनोनिम 1, एंटोनिम 1, वर्ड मीनिंग 1, इडियम 1 और वन वर्ड 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 16, तो 16 सवाल मैंने यहाँ पे बना दिए। बोलो कि मास्टर जी 15 सवाल आते हैं, आप 16 कैसे बना दिए? तो वही भाई, यहाँ पे आगे पीछे कर लेते हैं 1-2 सवाल। जैसे मैंने बोला कि आपको वर्ब टेंस फाइनाइट पंक्चुएशन से 2 सवाल होंगे, हो सकता है कि 3 भी कर दें, क्योंकि पैसेज हटाएंगे तो 3 भी कर सकते हैं, पैसेज रहेगा तो 2 भी कर देंगे, 1 भी कर देंगे। हो सकता है आपसे वन वर्ड पूछे ही ना, हो सकता है आपसे ईडियम पूछे ना किसी शिफ्ट में। तो वो सब चीजों को टारगेट मैंने बताया, अगर ये टॉपिक से पूछा जाएगा तो इतना इतना टारगेट करके जाना है कि ये सवाल से इतना इतना। तो वोकैब कितना आता है मैं बताता हूँ यहाँ पे। वोकैब के सेक्शन से मिनिमम कितना आएगा, अगर सबसे घटिया कंडीशन भी आए तो 1 सिनोनिम के क्वेश्चन आएंगे, 1 एंटोनिम के आएंगे, 1 वन वर्ड के आएंगे, 1 ईडियम के आएंगे, 1 मिसस्पेल्ड के आएंगे। अब देख लो 5 सवाल ना आपके वोकैब से आने ही आने हैं भाई, मिनिमम। अगर पैसेज हटा दे तो ज्यादा भी कर सकते हैं, बट मिनिमम इतना। तो 5 जो है 15 का कितना परसेंट है आप देख लो, 33.33% आपको वोकैब का सेक्शन है, 33% देना है आपको। तो आपको वोकैब को लाइटली नहीं ले सकते हो। तो चीजें यही हैं कि आपको क्या करना है भाई। अब नई चीजों को पढ़ने से बेटर है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, ठीक है, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो, एंड मॉक डेली एक लगाओ। मॉक लगाने के लिए आप A2Z स्टडी ऐप पे जा सकते हो, आपको वहां पे 112 रुपए की मॉक मिल जाएगी। इसमें 10 मॉक टेस्ट रहेगी, जीडी की है। यांत्रिक का मॉक हमारे पास स्पेशल नहीं है, आप इसी में चाहो तो सेक्शन 1 का लगा के, सेक्शन 1 के लिए मैं कह रहा हूँ उसको सबमिट कर सकते हो। यांत्रिक का वैसे स्पेशल मॉक हमारे पास नहीं है, जीडी का है। A2Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और लास्ट टाइम में प्रैक्टिस के लिए तो आप जरूर से जरूर हमारी पीडीएफ्स को प्रेफर करो, मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, क्योंकि आपको इस बार नहीं तो अगली बार तो आना है A2Z स्टडी के पास, ठीक है। और मैं बैचेस के बारे में नहीं कहूंगा कि आप हमारी बैचेस से पढ़ के जाओ, क्योंकि अब टाइम ही नहीं है पढ़ने का। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, लास्ट टाइम पे यही हो सकता है, मोस्टली रिवीजन एंड ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A2Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।